हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और सबसे पहले आपको बता दें कि अब जो कोरोना के मामले हैं उनकी दुगने होने की जो स्पीड है वो लगातार कम हो रही है, यानी कि गैप बढ़ रहा है। पहले जो मामले 1 दिन 2 दिन फिर 5 दिन पर दुगने हो रहे थे, अब वो गैप बढ़कर 10 दिन का हो गया है। और ये बेहद अच्छी खबर है हम सब के लिए। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जारी हैं, लोग भी ज्यादातर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और देखिए देश में कोरोना के मामले अभी कितने हैं, 24,506 केस हो गए हैं। ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक 24,506 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 775 मौतें हुई हैं। और पिछले 24 घंटे में आपको बता दें मौत का आंकड़ा 57 बढ़ा है, यानी कि पिछले 24 घंटे पहले 718 था यह आंकड़ा और बढ़कर 57 पर पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि 5,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से उन्होंने जंग जीती भी है। 5,063 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, उन्होंने कोरोना पर जीत ली है। और ये अच्छी खबर है क्योंकि ये पॉजिटिव खबर है, इससे हिम्मत बढ़ती है। और लगातार अगर हम मामलों को देखें 24,506 मामले और उसके बाद इतने लोग ठीक हुए हैं, तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ जो गैप बढ़ रहा है उसके और पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे। एक बार आपको हॉटस्पॉट्स का हाल बता देते हैं मैप के जरिए कि आखिर कहां पर क्या स्थिति है, कौन से राज्य में कितने मरीज हैं, वहां का आंकड़ा क्या है। महाराष्ट्र में देख लीजिए 6,817 अभी तक जो महाराष्ट्र है वहां पर मामले हैं और 301 मौत वहां पर हुई है। कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की कोशिश जारी है, लेकिन उसके बावजूद मामले बढ़ते दिख रहे हैं। दिल्ली में देखिए 2514 मामले हैं और अब तक 53 मौतें हो चुकी हैं दिल्ली में। और कई जगहों पर हॉटस्पॉट है, रेड जोन बनाया गया है। गुजरात हम आपको दिखा रहे हैं 2815 मामले वहां पर हैं और 127 मौतें गुजरात में अब तक हो चुकी हैं। और मध्य प्रदेश में देख लीजिए 1852 मामले हैं, 92 मौतें हैं और सबसे ज्यादा मामले तो इंदौर में हैं जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। ये मध्य प्रदेश का हाल हम आपको बता रहे हैं। और तमिलनाडु में देख लीजिए 1755 मामले हैं कुल और अभी तक 22 मौतें वहां पर हो चुकी हैं तमिलनाडु में। ये तो आंकड़े हो गए कोरोना से जुड़े मरीजों के हॉटस्पॉट्स के, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं जो जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह बड़ी खबर है कि देश भर में दुकानें खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ जरूरी सामान के अलावा दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी थी। आदेश में कहा गया था कि जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है वहां दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन वही दुकानें खुलेंगी जो रजिस्टर्ड हैं। हालांकि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। असमंजस इसलिए है क्योंकि यह साफ नहीं किया गया है कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सारी दुकानें खुल जाएंगी, उनके घर के आसपास जिस भी चीज की दुकान होगी वो खुल जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है। और उसको लेकर लोगों के बीच में भी और दुकानदारों के बीच में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन कौन सी जरूरी सुविधाएं उनको मिलेंगी। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, दुकानें खोलने की इजाजत तो दे दी लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गाइडलाइन सुबह 7 से 10 का खोलने का है, वो हम लोग 7 से 10 खोल रहे हैं अपने प्रतिष्ठान को। और हम लोग पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सारे कोई भी जनमानस को, आपने देखा होगा बाहर हमने एक पाइप लगाई हुई है, किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से ऑर्डर लेके जिसको जो है वो होम डिलीवरी हम लोग कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। कुछ में सफल हो रहे हैं, कुछ में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक माल पहुंचाया जाए। इस तरीके की पहल को क्या मानते हैं? बहुत सुंदर। रुक करेंगे ओम प्रकाश तिवारी का हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। ओम प्रकाश तिवारी, असमंजस की स्थिति बनी हुई है लोगों के लिए भी कि आखिर कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। रजिस्टर्ड दुकानें लोग मानकर चल रहे हैं, सारी दुकानें खुलेंगी, कैसे समझाएं लोगों को, क्या बताया जाएगा? बिल्कुल आदर्श, ये कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय के आदेश से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय के यदि आदेश को देखा जाए तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शहरी इलाकों में कौन सी दुकानें खुलेंगी और देहाती इलाकों में कौन सी लाइट खुलेंगी। शहरी इलाकों में एकदम स्पष्ट है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। रिहायशी इलाकों में जो मकानों के नीचे दुकान है, जो नेबरहुड दुकानें हैं, वो खुल सकती हैं। इनमें कपड़े की दुकान, इसमें कॉस्मेटिक की दुकान, ये सारी दुकानें शामिल हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं वो दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों को खोलने की इजाजत है। लेकिन ये जरूर है आदर्श की जो होम मिनिस्ट्री का जो आदेश है वो आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा है और उनको लग रहा है कि जो सभी दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं। हो सकता है आने वाले कुछ ही घंटों में होम मिनिस्ट्री इस मामले में पूरा स्पष्टीकरण कर दे कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी, एक आम भाषा जिससे लोगों को समझ में आ जाए। आदर्श।
जी ओम प्रकाश तिवारी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोग रजिस्टर्ड दुकान और अनरजिस्टर्ड दुकान इसमें थोड़ा फर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक बात तो ये है क्योंकि काफी दिन से लॉकडाउन के अंदर है लोग, तो उनको लग रहा है कि बहुत सारी दुकानें जो अलग अलग चीजों की है वो खुलेंगी तो वो अपने कई सारे काम निपटा पाएंगे, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। तो इस पर स्पष्टीकरण शायद जल्द से जल्द आ जाए तो लोगों के लिए भी बेहतर होगा और दुकानदारों के लिए भी। बिल्कुल आदर्श, आपने एकदम ठीक कहा है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने जो आदेश दिया है वो एक टेक्निकल भाषा का यूज किया है। होम मिनिस्ट्री का आदेश पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है वो है जो आम आदमी की समझ से परे है। यही कारण है कि लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले कुछ घंटों में होम मिनिस्ट्री इस बात को स्पष्ट कर देगी कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं खुलेंगी। आदर्श जी बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ओम प्रकाश तिवारी जानकारी दे रहे थे कि कुछ देर में हो सकता है सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, लेकिन ओम प्रकाश तिवारी ने खुद बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कि कहां पर क्या खुलेगा, इसलिए आप जरा भी असमंजस में ना पड़े, थोड़ा इंतजार करें। जो भी असमंजस है वो दूर होगा सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से भी और स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी। और देखिए लॉकडाउन में रियायत मिलते ही पास बनवाने के लिए भी लोगों की भीड़ जो है वो परिवहन कार्यालय पर जुट रही है, जिसकी वजह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसमें गड़बड़ी हो रही है, खतरा बढ़ रहा है। और हम आपको मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। यहां तक कि कार्यालय के गेट को भी लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया। आनन फानन में वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों ने आकर मौके की स्थिति को संभाला। ये मुजफ्फरपुर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिलते ही पास बनवाने के लिए लोगों की भीड़ परिवहन कार्यालय में उमड़ पड़ी थी। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। प्रकाश, मुजफ्फरपुर से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो बड़ी डराने वाली हैं। पास बनवाने के लिए भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में सड़क पर आएंगे तो क्या होगा? आदर्श, बिहार में बहुत सारी दुकानों को कुछ नियम और शर्तों के साथ पास देने का ऐलान हुआ है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पास देना है तो परिवहन विभाग से ही यह पास जारी होना है। तो जाहिर है कि लोगों की काफी भीड़ और काफी तादाद में लोग पहुंच गए, जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में आपाधापी बच गई थी पास अपने दुकान को खोलने के लिए, जल्दबाजी में लेने के लिए कि किसे पहले मिल जाए, जिस कारण से यहाँ भीड़ जमा हो गई है। और भीड़ के बाद भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। वहाँ के जो मजिस्ट्रेट पहुंचे थे उन्होंने बातों को संभाला, लोगों से बातचीत की, समझाया बुझाया, तब जाकर के अब तक सीखा। नहीं तो इस तरह की स्थिति अमूमन बिहार के हर हिस्से में देखने को मिल रही है कि पास बनाने की होड़ लग गई है और लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन में जितना जल्दी पास मिले ताकि वो अपने दुकानों को खोल सके। और जो शर्तें दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, इसी वजह से लोगों की भीड़ एक जगह जमा हो रही है। जी प्रकाश, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि छूट तो दी गई है लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो परिवहन विभाग के कार्यालय में पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर सबको पास बनवाने की जल्दी है और ये स्थिति थोड़ी वहां पर खराब होती नजर आ रही है। मुझे एक बात बताइए, आप कुछ व्यवस्था की जा रही है अधिकारियों की तरफ से वहां पर ताकि जो पूरी प्रक्रिया है उसको सुचारू भी किया जाए, लोगों को दिक्कतें भी ना हो, पास भी बन जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो जाए? समय से बंद है, लॉकडाउन की वजह से लोगों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि उनका पास जल्दी बन जाए और क्योंकि एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं लोग, एक ही जगह से पास इशू किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा भीड़ लग जा रही है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द काबू पाया जाए और पास देने का जो नियम है उससे थोड़ा सा राहत दी जाए ताकि थोड़ी राहत के बाद लोगों को आसानी से मिल सके पास और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन हो सके। जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे और देखिए वहीं ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि केंद्र ने दुकान खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार आज दिन तक इस पर फैसला ले लेंगी। और खुद प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर बात करने के लिए। प्रवीण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और मुझे ये बताइए, इस फैसले को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच, लोग समझ नहीं पा रहे हैं पहले तो कौन सी दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, दुकानदार भी थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो दुकानें हैं वो आम आदमी की समझ से बाहर की चीज है, थोड़ा इस पर हमें बताइए आप। देखिए, केंद्र सरकार ने अपने पहली बात तो ये आदेश केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में या म्युनिसिपैलिटी की लिमिट में जो भी दुकानें आती हैं उन दुकानों को खोला जा सकता है और उसके लिए आवश्यक निर्णय राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी को लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के इस आदेश में कहीं पर भी
दुकानें कब खोली जाएंगी या तत्काल खोली जाएंगी, ऐसा कोई भी इसके अंदर नहीं कहा गया है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इस पर राज्य सरकार को ही निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा, इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि केवल केवल दुकानें हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हो या अदरवाइज हो, और वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज में डील करती हैं या किसी में भी करती हैं, उनको खोला जा सकता है। लेकिन दुकान खोलने के लिए जो सुरक्षा के मानक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने दिए हैं, प्रत्येक दुकानदार को उसका पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से पूरे देश भर के व्यापारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को नहीं पता है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आज से दुकानें खुलने का आदेश हो गया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक राज्य सरकार आदेश जारी नहीं करती है। प्रवीण जी, राज्य सरकार से जुड़ा सवाल है जो आप बोल रहे हैं, उसी से जुड़ा अहम सवाल है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पर ज्यादा रोशनी डालें कि क्या अब जब तक राज्य सरकारें नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगी तब तक दुकानें नहीं खुलेंगी, आखिरी फैसला राज्य सरकार का ही होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन है या जो हॉटस्पॉट है, उनके ऊपर निर्णय राज्य सरकार ही ले सकती है। और ये जो ऑर्डर दिया है, ये राज्य सरकारों को दिया है, जनरल पब्लिक को गृह मंत्रालय ने ये ऑर्डर नहीं दिया है। तो लिहाजा अब राज्य सरकारों का दायित्व है कि केंद्र सरकार के इस आदेश के आलोक में उनके राज्य के अंदर कोरोना की क्या स्थिति है, उसका आकलन करके ही राज्य सरकार इस पर निर्णय लेंगी, और क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा ये राज्य सरकार को तय करना होगा। लेकिन केंद्र सरकार के इस आदेश में दो बात बहुत स्पष्ट है कि जो ई कॉमर्स का व्यापार है वो केवल एसेंशियल कमोडिटीज के लिए ही जारी होगा, और शॉपिंग मॉल किसी भी तरीके के वो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो अभी देश भर के व्यापारियों को इंतजार करना चाहिए कि उनके राज्य की सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या खोलने का आदेश देती है। केवल उसी के अनुरूप व्यापारियों को अपनी दुकानें खोलनी चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन फिर भी मैंने आज प्रवीण जी, कुछ अथॉरिटीज से आप लोगों की बातचीत हो रही है? किसी राज्य में कहीं पर आपकी बातचीत हो रही है? कौन कौन सी दुकानें खुल सकती हैं? कुछ जानकारी आप शेयर कर पाएंगे हमारे दर्शकों के साथ? आदर्श जी, मैंने अभी सुबह केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिख करके, और जो देश भर के व्यापारियों में संशय है उस पर मैंने क्लैरिटी उनसे मांगी है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक आध घंटे के अंदर सरकार की तरफ से ये क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि सरकार को भी ये नहीं मालूम था कि उसके आदेश से इस प्रकार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अगर ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी समस्या देश भर में खड़ी हो सकती है। तो लिहाजा हम इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार के क्लैरिफिकेशन का, और राज्य सरकारें जो अभी इस पर निर्णय लेंगी उनके निर्णय का अंतिम, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। मैं दोबारा आपको स्पष्ट कर दूं कि ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट राज्य का विषय है, तो केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। इस पर निर्णय लेने का अधिकार संविधान के अनुसार केवल राज्य सरकार का ही है। जी प्रवीण जी, आप रहे हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को फिर से ये पूरी खबर बता देते हैं। कल केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दुकानें खोलेंगी, लेकिन जिस तरह से प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कि ये राज्य सरकार का फैसला होगा। और बहुत अहम बात है, क्योंकि रेड जोन है, हॉटस्पॉट्स हैं, वो अलग अलग राज्यों में है, और जहां पर वो दुकानें होंगी इन इलाकों में वो दुकानें कहीं भी नहीं खुलेंगी। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप दुकानदार है या आपको कोई सामान लेना है, आप कंज्यूमर है, तो आपके उन इलाकों में जहां रेड जोन है या आपका इलाका अगर हॉटस्पॉट है तो वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी। इसलिए बिल्कुल घर से ना निकलें, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा सम्मान करें। वहां पर जरूरी सामान आप तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर अभी कुछ देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्य सरकारों को फैसला लेना है, राज्य सरकारें नोटिफिकेशन जारी करेंगी और उसके बाद ही वहां पर दुकानें खुलेंगी। इस वक्त हम बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। आज की सबसे बड़ी खबर से जुड़ी हुई खबर है, दुकानों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 11 बजे बैठक में फैसला लेगी सरकार कि क्या यूपी में दुकानें खुलेंगी। बेहद अहम है, राज्य सरकारों को फैसला लेना है। केंद्र की तरफ से इजाजत दे दी गई है। अब राज्य सरकारें अपने यहां हॉटस्पॉट और रेड जोन को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए यह फैसला करेंगी कि कहां पर दुकानें खुलने की इजाजत दी जा सकती है। रणवीर जुड़े हुए हमारे साथ। रणवीर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की टीम 11 के साथ बैठक है
हर दिन ये बैठक होती है, लेकिन आज की बैठक में जो एजेंडा है वो प्रमुख तौर पर जो गृह मंत्रालय का आदेश है, जिस आदेश में दुकानें खोलने की परमिशन देने की बात कही गई है, तो आखिर इस आदेश को यूपी में किस तरह से लागू किया जाए, कहाँ कहाँ पे दुकानें खोली जाए, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या दुकानदारों को घरों से दुकान तक जाने के लिए पासेस दिए जाएंगे या क्या होगा, ये सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ गृह मंत्रालय के आदेश पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर दुकानें खोलनी है तो नहीं खोलनी है। लेकिन एक चीज साफ है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जितने भी 350 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स यूपी में बनाए गए हैं, उन जगहों पर कुछ भी नहीं खुलेगा। जो बाकी जगह हैं या ऐसे जो शहर हैं जहां कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं, उन जगहों पे इस आदेश का पालन अगर किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, इन सारी बातों पर आज मुख्यमंत्री अपनी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। हम बात कर रहे हैं लगातार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, और दिल्ली से जानकारी आ रही है कि दिल्ली में अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है दुकानों को खोलने को लेकर। केंद्र की तरफ से कल रात इजाजत दे दी गई है, अब राज्य सरकारों को फैसला लेना है कि वो कहां पर दुकानें खोल सकती हैं। जहां हॉटस्पॉट है, रेड जोन है, वहां तो बिल्कुल भी दुकानें नहीं खोल सकती, उसके अलावा कहां खुल सकती हैं और खोलना है या नहीं खोलना है, ये आखिरी फैसला राज्य सरकारों का होगा। अंजलि सिंह जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंजलि, क्या है पूरी जानकारी? दिल्ली में दुकानें खोलने को लेकर कुछ फैसला हुआ है अभी? जी देखिए आदर्श, अभी तक कोई फैसला दिल्ली सरकार ने नहीं लिया है। और आपको बताएं कि दरअसल जब 20 अप्रैल को ये कहा गया था कि कुछ चीजों में रियायत दी जा सकती है, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन से कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली में जो 11 जिले हैं, 11 के 11 जिले रेड जोन वहां पर मौजूद है, सभी कंटेनमेंट एरिया वहां पर उन सभी जिलों में है। तो इसको देखते हुए ये सख्त कदम दिल्ली सरकार ने उठाया था कि लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी थी। और जब कल केंद्र सरकार की ओर से ये निर्देश आया है तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा। हालांकि आपको बताएं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ये कहा था कि एक हफ्ते के बाद वो समीक्षा करेंगे अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ बैठकर, और 27 अप्रैल को दोबारा जब मुखातिब होंगे दिल्ली की जनता से, तब वो बताएंगे कि क्या कोई रियायत मिल सकती है या नहीं। तो हो सकता है कि तब तक का इंतजार भी दिल्ली को करना पड़े। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो यही बताया जा रहा है कि फिलहाल पूरी जो सिचुएशन है उसकी समीक्षा की जाएगी, केंद्र सरकार के इस निर्देश की भी समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में लगातार जिस तरह से मामले एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस नजर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो लोकल स्प्रेड है वो एक बड़ी चुनौती है दिल्ली सरकार के लिए। और इससे बचने के लिए फिलहाल लगता है कि अभी दिल्ली सरकार इस मामले पर कुछ जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहती। जी अंजलि, देखिए तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे मौजूद है पूरी जानकारी देने के लिए, और इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रवीण खंडेलवाल साहब भी मौजूद है, सेक्रेटरी हैं आप। प्रवीण जी, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूरी तरीके से, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आदर्श जी, जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये स्थिति न केवल दिल्ली में बल्कि लगभग देश के सभी प्रांतों में है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ 2-3 प्रांत छोड़ दें जहां पर कोरोना अभी नहीं गया था, बाकी सभी राज्यों के अंदर मैं बार बार इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के यदि हम आदेश को पढ़ेंगे तो उसमें गृह मंत्रालय ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो वो घोषणा कर रहे हैं, जो वो आदेश दे रहे हैं, वो कब से लागू होगा और उसकी स्थिति क्या होगी। और वो जो आदेश दिया है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिया है जी। अब जब तक राज्य सरकारें उस पर कोई निर्णय नहीं लेंगी तब तक कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। लॉकडाउन जैसे पहले था वैसे ही लॉकडाउन अभी भी चलता रहेगा। अब राज्य सरकारों को फैसला लेना है, ये बहुत अहम है। हालांकि कई जगहों पर असमंजस है, जिस तरह से खुद प्रवीण खंडेलवाल जी भी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना कैसे भयानक परिणाम दे सकता है, ये आपको राजस्थान के रामगंज की इस खबर को देखकर समझ में आ जाएगा। यहां एक आदमी की वजह से कोरोना का संक्रमण सैकड़ों तक पहुंच गया, सैकड़ों लोग इससे संक्रमित हो गए। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए और सोशल डिस्टेंसिंग के माने को समझिए। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भीलवाड़ा मॉडल की बड़ी तारीफ हो रही थी, लेकिन भीलवाड़ा छोड़कर दूसरी किसी जगह पर यह मॉडल कहीं नजर नहीं आ रहा। जयपुर में कोरोना के मामले 750 के पार चले गए हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से करीब 500 मामले जयपुर के रामगंज इलाके से आए हैं। रामगंज में कोरोना के कहर का जिम्मेदार है सिर्फ एक आदमी, जिसकी वजह से संक्रमण का इतने बड़े पैमाने पर फैलाव हो गया।
जयपुर का पुराना इलाका रामगंज बाजार। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रामगंज बाजार के 4 दरवाजा इलाके में। आबादी की बात करें तो इस पूरे इलाके की आबादी तकरीबन 3 लाख और उनमें से 85% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। रामगंज ही राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है अगर कोरोना के लिहाज से बात की जाए। पूरे जयपुर में इस वक्त 770 के करीब कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि अकेले रामगंज में इनकी संख्या 500 है। रामगंज तक ये कोरोना कैसे पहुंचा? दरअसल रामगंज में लापरवाही के कंधों पर सवार होकर कोरोना पहुंचा। ओमान से आए एक शख्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर आइसोलेशन में जाने को निर्देश दिए गए थे, लेकिन उस शख्स ने लापरवाही बरती और एक के बाद एक वो कई लोगों को कोरोना बांटता चला गया। रामगंज के 1 किलोमीटर इलाके में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। यहाँ भीलवाड़ा का मॉडल क्यों लागू नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह के मुताबिक इस इलाके का जनसंख्या घनत्व एक बड़ी चुनौती है। ये जयपुर का रामगंज का इलाका है। अब इसमें देखिए कि एक ही थाना क्षेत्र है ये, और यहाँ पे जो रेड क्लस्टर्स हैं इनमें हमने स्टडी करने का प्रयास किया कि इसमें फैलाव कितना है। हमने इसको 30 क्लस्टर्स में विभाजित करके और हर में 30-30 सैंपल्स लिए। उनका जब RT-PCR टेस्ट किया तो ये स्थिति आई कि इवन विद इन रामगंज ये जो गाढ़े नीले रंग के क्षेत्र हैं यहीं पे ज़्यादा फैलाव है, अन्य में उतना फैलाव नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि प्रॉब्लम जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर इसका हम स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल करें, जिसको कर्फ्यू कहते हैं, और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, तो ये रामगंज से बाहर निकल के अन्य क्षेत्रों को कम से कम प्रभावित करेगा। रामगंज में मरीजों की बढ़ती संख्या की एक बड़ी दूसरी वजह है सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। करीब 1 महीने से कर्फ्यू लागू है, लेकिन लोग घरों में रहने के बजाय बाहर घूमते नजर आते हैं। जयपुर के रामगंज इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के मिलने की जो मोटी वजह है वो ये है कि यहाँ पर भौगोलिक लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। कुछ इस तरीके की छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें कर्फ्यू के बावजूद लोग घूमते रहते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ जब ओमान से लौटा शख्स, जिसे कहा गया था कि उसे आइसोलेशन में रहना है, अलग थलग रहना है, लेकिन वो लोगों से लगातार मुलाकात करता रहा। कुछ इसी तरीके के नज़ारे रामगंज के अलग अलग हिस्सों में हम देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, और खासतौर पर जब खाद्य और रसद सामग्री यहाँ बांटी जाती है तो लोगों की भीड़ उमड़ आती है। खुद प्रशासन भी ये मानता है कि भौगोलिक दृष्टि से रामगंज में भीलवाड़ा जैसा मॉडल लागू नहीं किया जा सकता। अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी भी कोरोना का संक्रमण सैकड़ों और हजारों तक में पहुंचा सकता है। इसलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें। मनीष की रिपोर्ट बहुत सावधान करने वाली है। अगर अब भी नहीं चेते तो परिणाम और बुरे होंगे। ताजा आंकड़े एक बार देख लीजिए और खुद समझिए सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है। 2034 अभी तक मामले हैं पूरे राजस्थान में और 27 की जान जा चुकी है। और अगर केवल जयपुर की बात करें तो वहां पर 700 से ज्यादा मामले हैं। और मनीष के पास चलते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामगंज से ही जुड़े हुए हैं। मनीष, आप रामगंज में ही मौजूद हैं, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? एक और कोई ताजा अपडेट कोरोना को लेकर जुड़ा हुआ प्रदेश से या जयपुर से? जी बिल्कुल आदर्श, पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा। जहां तक कोरोना पॉजिटिव के पूरे राजस्थान की संख्या और आंकड़े की बात है तो यह आंकड़ा अब 2059 तक पहुंच गया है। और जयपुर के लिए ये खबर थोड़ी सी सुखद हो सकती है आदर्श की। बहुत लंबे समय बाद हम लगातार सुबह लाइव पर रहते हैं और जयपुर का जब भी आंकड़ा आता है तो हम बताते हैं कि सुबह 9 बजे आज 25, आज 35, आज 40। लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है कि आज सुबह के जो नतीजे आए उसमें जयपुर का एक भी पॉजिटिव सामने नहीं आया है। और ये एक खबर अब हालांकि हो सकता है दोपहर बाद तक आंकड़े बदल जाएं, क्योंकि सुबह 25 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, उनमें जयपुर का एक भी नहीं है। जयपुर का आंकड़ा इस वक्त 777, यानी कुल 777 मामले पॉजिटिव के जयपुर में अब तक आ चुके हैं। खास बात यह है आदर्श की, जैसा आपने भी जिक्र किया, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, जयपुर का जो रामगंज बाजार है, अगर हम उसको यूं कहें कि आज जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल मुख्य रूप से रामगंज बाजार का कोरोना जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो बन चुका है। वहां पर जितने भी मरीज हैं वो पूरे रामगंज इलाके से हैं। जैसा मैंने बताया 3 लाख की आबादी है, लेकिन बावजूद उसके 1 किलोमीटर का जो एरिया है इसलिए बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अहम हो जाता है। मनीष, जिस तरह से हम आप लगातार और एबीपी न्यूज पर लगातार अपने दर्शकों को हम बताते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
ये तो हम आपको बता रहे थे राजस्थान का हाल, मनीष वहां से पूरी जानकारी दे रहे थे। मध्य प्रदेश का हाल आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर के बाद उज्जैन में अब कोरोना जो है वो तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अब उज्जैन के शहरी इलाके में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का कहर जमकर टूट रहा है। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। उज्जैन जिले के बड़नगर में रहने वाले वेद परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक उनके परिवार के सदस्यों की क्यों मौत हो रही है। जब एक के बाद एक 25 दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई तो फिर उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। इसके बाद परिवार के 4 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव निकला। इनमें से भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब परिवार के बाकी लोग क्वारंटीन किए गए हैं। वेद परिवार की बड़नगर में कपड़े, आइसक्रीम सहित अन्य दुकानें हैं, जिसकी वजह से ये संक्रमण कई लोगों में फैलने की आशंका है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट जिले इंदौर से राहत भरी खबर भी आई। शुक्रवार को इंडेक्स कॉलेज से 25 पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। दिल को सुकून देने वाली इस खबर के सामने आने के बाद कोरोना वॉरियर्स का विश्वास बढ़ गया है। यहाँ पर 14 तारीख को आया था, अभी यहाँ से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। 2 रिपोर्ट्स लगातार नेगेटिव होके जा रही है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है और वेलनेस है, और बाकी के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अच्छे हैं। आज मैं इसलिए आपके लिए आया हूँ कि जो यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और जो प्रोटोकॉल आपको दिया है, जो नियमावली आपको दी है, उसको आपको सबको फॉलो करना है। इस बीच पता चला है कि इंदौर में तबलीगी जमात के भी कुछ सदस्य आए थे। पुलिस के मुताबिक इनकी वजह से भी कई लोगों में कोरोना फैला। जहां यहाँ पर महू में जिन लोगों ने भी यहाँ आकर के और सूचना नहीं दी और मुख्तः उन्होंने जानकारी छिपाई, और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि पॉजिटिव भी पाए गए थे कोविड, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें यहाँ और महू में अगर हम मिला के देखें तो उसमें बहुत लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, और उनसे जुड़े जो लोग थे जो कि वहाँ उनके साथ में थे उनको क्वारंटाइन में भी रखा गया था। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूमने वाले युवाओं को सबक सिखाने के लिए नई तरकीब लगाई है। पुलिस टीम ने शहर के मुख्य चौराहों पर एक ऐसा नाटक खेला कि देखने वालों के होश उड़ गए। पुलिस ने स्कूटर पर जा रहे 3 युवकों को घेर कर एक एम्बुलेंस में बिठा दिया। एम्बुलेंस में पहले से ही एक नकली कोरोना संदिग्ध लेटा रहता है। ये देखकर तीनों युवक बुरी तरह घबरा जाते हैं। इन्हें कोरोना का डर सताने लगता है। पुलिस ने ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है ताकि बेवजह घूमने वालों में डर पैदा हो सके। और एक नजर मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। देखिए, अभी तक कुल वहां पर 1852 मामले सामने आ चुके हैं और 92 मौत हुई है। 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण की वजह से। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ब्रजेश, पहले शहरों में रोकने की कोशिश कर रहे थे कोरोना को, अब तो गांव में भी पैर पसार रहा है। ताजा अपडेट क्या है? देखिए आदा, सबसे चिंता की बात जो पहले इंदौर ही था, फिर भोपाल हुआ और अब उज्जैन हुआ। कुल मिला के जो ट्रायंगल बना है इंदौर, उज्जैन, भोपाल का, इस ट्रायंगल में ही कम से कम 75% जो कोरोना संक्रमित लोग हैं सिर्फ इसी जगह पाए जा रहे हैं। इंदौर का जो पूरा संभाग है वो बुरी तरह संक्रमित हो गया है, लेकिन अच्छी बात यही है कि अब लोग ठीक होकर ही वापस लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 200 लोग वापस लौटे हैं ठीक होने के बाद। और इसके अलावा एक अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश में जो मरने वालों का प्रतिशत एक कुछ दिनों पहले तक सीधे 10 पहुंच गया था। मरने वालों की तादाद 10% तक हो गई थी, मगर अब वो तेजी से घटी और अब कुल मिला के 4.5 पे आ गई है। तो कुछ अभी जो स्थिति है बड़ी मिली जुली है कि अच्छी खबरें भी आ रही हैं और बुरी खबरें भी आ रही हैं। बुरी खबर इस लिहाज से भी है कि अभी बहुत सारे सैंपल्स पेंडिंग है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। तकरीबन 8000 से ज्यादा सैंपल तो भोपाल के बाकी है। जब इस सैंपल्स की वो रिपोर्ट आएगी तो निश्चित ही आंकड़ा बढ़ेगा। अभी भी जो आंकड़ा है वो 2000 तक पहुंचने को है और मरने वालों की तादाद भी तकरीबन 100 होने को है, जो चिंता की बात तो है। लेकिन फिलहाल अभी हालत धीरे धीरे कंट्रोल में आते हुए लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में देखिए, अभी तक अगर मामलों की बात करें 2815 कोरोना संक्रमण के मामले वहां पर आ चुके हैं और 127 लोगों को इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं गुजरात के वडोदरा की अगर बात करें तो वो कोरोना मामलों का नया हॉटस्पॉट बन गया है। 188 कोरोना संक्रमण के मामले वहां पर हैं। लॉरेंस परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से हमारे संवाददाता, सीधा उनका रुख करेंगे। लॉरेंस, ताजा अपडेट क्या है अभी? बिल्कुल, बात करें तो पिछले 24 घंटों की गुजरात की बात करें तो 191 कोरोना पॉजिटिव केस के मामले सामने आए, 15 की मौत हो चुकी है। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, सूरत
और वडोदरा में मामले बढ़ रहे हैं। अभी हम वडोदरा में हैं, काला घोड़ा इलाके में हैं। वडोदरा की बात करें तो यहाँ पर जो एहतियात तो बरतते जा रहे हैं, मगर जो अल्पसंख्यकों के इलाके हैं, खास करके मैं बताऊं तो नागरवाड़ा जो इलाका है, जो डेंजरस जोन है, वहां जो हॉटस्पॉट था और उसके बाद वहां से 150 से ज्यादा मामले बाहर आए। बड़ौदा की बात करें तो 188 जो मामले हैं सिर्फ वडोदरा के यहाँ पर जो आंकड़े सामने हैं। साथ में गुजरात की बात करें, कुल गुजरात में 2815 मामले सामने आए, 127 की मौत हो चुकी है। साथ में अगर एहतियात की बात करें तो वडोदरा के अंदर जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, वडोदरा की गोत्री हॉस्पिटल, एसएसजी हॉस्पिटल, सभी जगह एहतियात के तौर पे लोगों को रखा गया है। एक साथ 45 लोगों को परसों छुट्टी दे दी गई थी जो कोरोना नेगेटिव आए। अपडेट के लिए आपके साथ जुड़ेंगे फिर से लॉरेंस। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। एक बार महाराष्ट्र के आंकड़े देख लीजिए। अब तक महाराष्ट्र में अगर बात करें 6817 केसेस आ चुके हैं और 301 मौत हुई है। और इस वक्त क्या स्थिति है, पूरी जानकारी देने के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हमारे साथ। मृत्युंजय, अभी ताजा अपडेट क्या है, आंकड़े क्या बता रहे हैं, कोशिशें फेल होती क्यों दिखाई दे रही है अभी भी वहां पर? आदर्श, आंकड़े तो बहुत चिंताजनक है और महाराष्ट्र विशेष तौर पर मुंबई में, महाराष्ट्र में आंकड़ा 6800 पार कर चुका है, मुंबई में आंकड़ा 4400 पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मैं मुंबई के बारे में आपको बताऊं तो मुंबई में हम बात करते हैं धारावी की, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो बीएमसी के 24 वार्ड है पूरे मुंबई में, उसमें से धारावी 6वें नंबर पर आ रहा है। यानी कि 5 वार्ड ऐसे हैं जहां धारावी से ज्यादा मामले हैं। ये जो 5 वार्ड हैं वो वर्ली, सैंड कोलीवाड़ा, भाईखला, बांद्रा वेस्ट, अंधेरी वेस्ट, ये जो 5 वार्ड जहां पर आते हैं, इनके मामले 300 से ज्यादा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत दरअसल ऐसी है कि ये छोटी जगहों पर ज्यादा आबादी में लोग रहते हैं। सब्जी मंडी जो है वो गली कूचों में चलती है और सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल होता है। लोग एक ही सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, घरों में शौचालय नहीं है। पानी भरने की जगह जो है वो घरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को सार्वजनिक जगह पर पानी भरना पड़ रहा है। यही वजह है कि इन जगहों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। प्रशासन कितनी भी इमारत सील कर दे, परिसर सील कर दे, लेकिन लोगों को लापरवाही बरत रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यही कारण है कि मुंबई में आंकड़े तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं।